नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं आरोह भाग 1 पुस्तक का ये चैप्टर। ये बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, भावनाओं से परिपूर्ण चैप्टर है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और पाएंगे कि इस चैप्टर से जुड़ी सारी शंकाएं आपकी दूर हो जाएंगी। नमस्कार, आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कृष्णनाथ की एक बेहतरीन रचना जो वास्तव में एक यात्रा वृत्तांत है और इस यात्रा वृत्तांत का नाम इन्होंने दिया है स्पीति में बारिश। तो शुरू करते हैं। इस पाठ का उद्देश्य, इस पाठ को पढ़ने के बाद आप ये जान पाएंगे कि यात्रा वृत्तांत होता क्या है। देखिए, यात्रा वृत्तांत को अंग्रेजी में ट्रेवलॉग कहते हैं। ट्रेवलॉग अर्थात जब कोई व्यक्ति यात्रा के दौरान अपने अनुभवों को लिखता है और एक पाठ का रूप दे देता है तो उसे ही हम लोग यात्रा वृत्तांत कहते हैं। यहाँ पर कृष्णनाथ जी ने स्पीति की ओर जब यात्रा के लिए कदम बढ़ाया तो उन्हें ऐसे ऐसे अनुभव हुए जिनको उन्होंने लिखा और ये चैप्टर का नाम पड़ गया स्पीति में बारिश। भारत के सबसे दुर्गम क्षेत्र के बारे में जान सकेंगे। जी हाँ, स्पीति भारत के सबसे दुर्गम क्षेत्रों वाला स्थान या शहर माना जा सकता है। स्पीति के इतिहास और भूगोल का ज्ञान होगा। देखिए, इतिहास में स्पीति का वर्णन बड़ा ही कम मिलता है क्योंकि यहाँ पहुँचना सभी के बस की बात नहीं। और भूगोल इसलिए हम लोग इसका जान पाएंगे क्योंकि ये पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा शहर, कस्बा या गांव हम लोग कह सकते हैं। भारत की विविधताओं के बारे में जान सकेंगे। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर प्लेन्स भी है और हिली भी हैं, रेगिस्तान भी है और बर्फ़ भी है, ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ वाले रास्ते भी हैं तो घास की हरियाली भी है। तो भारत विविधताओं का देश है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें 16 क्लाइमेटिक जोन वर्णन है वो आपको मिल सकता है। नए नए शब्दों से परिचित हो सकेंगे। इस पाठ को पढ़ने के दौरान हम सभी नए नए शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और हमारी वोकेबलरी श्योरली एनरिच होगी। लेखक परिचय। इनका जन्म 1934 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी ये रचनाएं हैं कुछ और इन्हें लोहिया सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है और इनकी मृत्यु सन 2016 में हुई। इनका पूरा नाम कृष्णनाथ शर्मा है। वास्तव में ये एक प्रोफेसर थे। प्रोफेसर कृष्णनाथ शर्मा के नाम से ये फेमस है। पाठ की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ दिस लेसन। देखिए, स्पीति जो है वो हिमाचल के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। तो यह इस पाठ की पृष्ठभूमि। अब हम लोग इस पाठ के एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। चूंकि ये कोई कहानी नहीं है इसलिए हम लोग इस पाठ के जो मुख्य मुख्य बिंदु है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्पीति के बारे में। आप जो ये चित्र देख रहे हैं ये चित्र ठंड के मौसम का है और यही है स्पीति। आप ये देख सकते हैं कि स्पीति कैसा है। चारों तरफ सफ़ेद बर्फ और ये है स्पीति। यहाँ की जनसंख्या भी बहुत कम है और वसंत के मौसम में स्पीति कुछ इस तरीके से दिखता है। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है। यहाँ के ऊंचे और पहाड़ी रास्तों के कारण इसका इतिहास में कम ही वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अंग रही है। यह कभी लद्दाख, कभी कश्मीर, कभी बूशहर, कभी कुल्लू मंडल में रही, कभी ब्रिटिश राज में रही, परंतु हमेशा स्वतंत्र रही क्योंकि यहाँ पर शासन करना और यहाँ पर शासन भार या शासन में होने वाले खर्च को संभाल पाना बड़ा ही मुश्किल था, बड़ा ही कठिन कार्य था, इसीलिए ये प्रायः स्वतंत्र ही रही। स्पीति की भौगोलिक कंडीशन।
ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो पाते हैं कि स्पीति के चारों ओर दुर्गम पहाड़ है। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है कि जिन्हें पार करना बहुत मुश्किल है। इनकी औसतन ऊंचाई 18,000 फीट है। ये पहाड़ उसे तिब्बत, लाहुल, किन्नौर तथा लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य नदी स्पीति, नदी का नाम भी स्पीति ही है। इसकी मुख्य नदी स्पीति 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर तिब्बत से होती हुई बूशहर और किन्नौर होते हुए सतलुज में मिलती है। सतलुज पंजाब की एक नदी है। स्पीति तो हिमालय की तलहट है और यह देश का सबसे दुर्गम क्षेत्र है। तो आपके लिए ये एक जीके भी है। आप ये याद रखिएगा कि भारत का सबसे दुर्गम क्षेत्र स्पीति ही है। स्पीति का वातावरण, अगर हम लोग वातावरण के बारे में जानें तो पाएंगे कि यहाँ के लोग भीषण ठंड के कारण 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे रहते हैं। भीषण ठंड अर्थात बहुत अधिक ठंड पड़ती है यहाँ, और ठंड की जो समय सीमा है वो लगभग 8-9 महीने रहती है। इसलिए यहाँ के लोग 8-9 महीने दूसरे राज्यों से या शहरों से कटे हुए ही रहते हैं। यहाँ घर गर्म करने के लिए लकड़ी भी नहीं है, क्योंकि स्पीति के पहाड़ ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। फसल भी एक बार होती है। इसलिए समझ नहीं आता कि लोग यहाँ क्यों रहते हैं। धर्म या जन्मभूमि के मोह के कारण, मजबूरी के कारण या बिना कारण। ये है स्पीति का वातावरण। और अगर हम लोग स्पीति में कौन कौन से मौसम होते हैं इसके बारे में जानेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर केवल 2 ही ऋतुएं या 2 ही मौसम होते हैं, वसंत और शीत। वसंत ऋतु जून से सितंबर तक अल्पकालिक होती है। तब यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जनवरी में तापमान 8 डिग्री होता है। वसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीतकाल के मौसम का तो अनुमान ही लगाया जा सकता है। यहाँ बसंत में भी फूल नहीं खिलते। शीत में तो यहाँ के नदी नाले भी जम जाते हैं। स्पीति में मानसून नहीं पहुँचता, इसलिए यहाँ वर्षा की बहार नहीं होती। कालिदास ने ऋतु संहार में वर्षा ऋतु के जिस ठाट का वर्णन किया है वह यहाँ है ही नहीं। यहाँ कभी कभार बारिश होती है। धरती सूखी, ठंडी और वंध्या ही रहती है, अर्थात यहाँ कुछ खास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी नहीं होता। अब हम लोग आते हैं स्पीति में खेती बाड़ी। किस तरीके की फार्मिंग स्पीति में होती है। देखिए, स्पीति में साल में एक फसल होती है। यहाँ जौ, गेहूँ, मटर और सरसों होती है। पहाड़ों से बहने वाले झरनों से सिंचाई की जाती है। स्पीति नदी का जल किसी काम नहीं आता, क्योंकि नदी से पानी लाकर सिंचाई करना ये बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ, यहाँ बहुत सी भूमि खेती के योग्य बनाई जा सकती है, लेकिन सरकार इस तरफ उदासीन है। यहाँ अत्यधिक ठंड के कारण ना फल होते हैं ना पेड़, इसलिए स्पीति नंगी और वीरान है। स्पीति की जनसंख्या और राज व्यवस्था। आपको मैं एक बात बताऊं तो शायद आप लोगों को आश्चर्य होगा कि स्पीति के एक गांव कौमिक में केवल 114 लोग ही रहते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे एक चित्र है कौमिक, और यहाँ पर 114 114, इस गांव में 114 लोग ही रहते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार स्पीति की जनसंख्या 7,196 तथा क्षेत्रफल 2,155 वर्ग मील है। इस प्रकार यहाँ जनसंख्या का घनत्व, जिसे डेंसिटी कहते हैं, 1 वर्ग मील में केवल 4 है। स्पीति का राज्य सन 1846 में राजा गुलाब सिंह के जरिए अंग्रेजों को मिला। उस समय इसका शासन एक नोनो के द्वारा चलाया जाता था। नोनो अंग्रेजी राज में नोनो की जो स्थिति थी वो द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के बराबर थी, जिसका काम मालगुजारी इकट्ठा करना तथा छोटे छोटे फौजदारी मुकदमों का फैसला करना होता था। 1960 में स्पीति को पंजाब का तथा 1966 में हिमाचल प्रदेश का अंग बना दिया गया। तो याद रखिएगा, अब स्पीति हिमाचल प्रदेश में आती है। पहले 1960 तक ये पंजाब में हुआ करती थी। बारालाचा और माने पर्वत श्रेणियाँ। यहाँ पर पर्वतों की एक लंबी श्रृंखला है, लेकिन उन पर्वतों में
बारालाचा और माने पर्वत श्रेणियां प्रमुख हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बारालाचा पास अल्टीट्यूड, ये देख सकते हैं आप। देखिए, स्पीति घाटी को उत्तर दिशा से जो पर्वत श्रेणियां घेरे हुए हैं उनकी ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट है। दो चोटियां 21,000 फीट से भी ऊंची है, इन्हें बारालाचा श्रेणियां कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियां कहते हैं, अर्थात दक्षिण में जो पर्वत श्रेणियां हैं वो माने पर्वत श्रेणी है, और उत्तर की तरफ जो पर्वत श्रेणी है उन्हें बारालाचा कहते हैं, और ये 21,000 फीट से भी ऊंची है। शायद इनका नाम बौद्धों के माने मंत्रों के नाम पर पड़ा हो। माने मंत्रों एक बौद्ध का मंत्र होता है, उसके आधार पर पड़ा है। इस प्रदेश में इस मंत्र का जाप भी बहुत अधिक हुआ है। यह मंत्र है ओम मणि पद्मे हूँ। इसके कई गांव 13 से 14,000 फीट पर बसे हैं। यह मध्य हिमालय है, इसी में स्पीति स्थित है। इस पर बाह्य हिमालय है जिसकी एक चोटी 23,064 है तथा कई चोटियां 20,000 फीट से ऊंची है। तो यहाँ पर पर्वतों की कतार श्रृंखला ही श्रृंखला है। वर्षा का सुखद अनुभव। लेखक को एक सुखद घटना की याद आती है। वह काजा के डाक बंगले में सोया हुआ था। आधी रात थी, लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। उसने उठकर देखा, खिड़की खोली तो हवा का तेज झोंका मुंह और हाथ को छिलने लगा। लेखक ने दरवाजा बंद किया, पता चला कि बारिश हो रही है, बर्फीली बारिश, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही है और महाशंख की ध्वनि तैर रही है। सुबह लोगों ने कहा यात्रा शुभ होगी, क्योंकि स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। ये देख सकते हैं बारिश और बारिश के बाद का सिचुएशन। लेखक का आह्वान। देखिए, लेखक का मानना है कि इस स्थान को अगर पर्यटन स्थल बना दिया जाए तो यहाँ के लोगों का जीवन स्तर और इस क्षेत्र का विकास संभव है। इसीलिए लेखक युवकों को इस घाटी में आमंत्रित करते हैं। यद्यपि चोटियों की ऊंचाइयों से होड़ लगाने के लिए नहीं, बल्कि इस स्थान को पर्यटक स्थल बनाने के लिए। लेखक का मौन निमंत्रण सरकार को भी है कि वो इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ करे। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्पीति में बारिश या स्पीति के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना। वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ का इतिहास, वहाँ के मौसम, वहाँ का वातावरण, बारालाचा और माने पर्वत श्रेणियाँ, वहाँ की फसल और तरह तरह की जानकारियाँ प्राप्त की हम लोगों ने। अब हम लोग आ जाते हैं स्पीति में बारिश पाठ से प्रश्नावली पर। इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, क्यों? देखिए, स्पीति जो है वो भारत का सबसे दुर्गम क्षेत्र है और यहाँ पर आबादी भी कोई खास नहीं है। दूसरी बात, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आने जाने में महीनों का समय लगता है। इसीलिए इतिहास में स्पीति का वर्णन हम लोगों को नहीं मिलता। स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? देखिए, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करते हैं। जैसे एक तो वहाँ लिमिटेड फसल होती है, 2 ऋतुएं ही होती है। ठंड के कारण वो 8-9 महीने दूसरे शहरों और राज्यों से कटे हुए रहते हैं। वहाँ पर कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं है, सड़क नहीं है, रास्ते नहीं हैं। वहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि बहुत हरियाली है, वहाँ हरियाली भी नहीं है, फूल भी नहीं उगते, फल भी नहीं उगते। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो स्पीति के लोग प्रतिदिन अपने जीवन में झेलते हैं। लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? देखिए, माने पर्वत श्रेणी लेखक के अनुसार बौद्ध के माने मंत्रों के आधार पर पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर लामा लोग बहुत है। लामा लोग कहने का मतलब है बौद्ध भिक्षु और बौद्ध गुरु और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग यहाँ बहुत रहते हैं और वो लोग इन मंत्रों का बहुत जाप करते हैं। तो लेखक को लगता है कि ये जो माने पर्वत श्रेणी है ये बौद्ध मंत्र ओ मणि पद्मे हूँ के नाम पर पड़ा है। ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? देखिए, लेखक का मानना है कि इस इलाके के विकास के लिए 2 लोगों को सक्रिय होना पड़ेगा। एक तो युवा वर्ग। अगर युवा वर्ग इस स्थान पर छुट्टियां बिताने के लिए आए और इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में अंकित कर दें तो हो सकता है कि टूरिज्म
का जो विस्तार है वो यहाँ बढ़ जाए और यहाँ के लोगों के लाइफ स्तर में, लाइफ के स्टेटस में थोड़ा सा इजाफा हो, उन लोगों को थोड़ी सी सुविधा प्राप्त हो। अगर युवा यहाँ आएंगे तो इन पहाड़ों पर चहल पहल होगी, किल्लौल होगा और ये एक पर्यटन स्थल संपूर्ण रूप से बन जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर सरकार भी इस इलाके के विकास के लिए या इस इलाके को एक पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए कार्य करे तो हो सकता है कि ये भारत के अच्छे पर्यटक स्थल में शुमार हो जाए। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ मानसून नहीं पहुँचता और यहाँ वर्षा कभी कभार होती है। लेखक अपनी यात्रा के दौरान जब सोए हुए थे काजा के डाक बंगले में, तो आधी रात को उन्हें लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। वो उठे और खिड़की बंद करने गए तो देखा कि बारिश हो रही है। और जब सुबह उन्हें लोगों से पता चला कि हमारी यात्रा अच्छी होगी क्योंकि बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है, तो लेखक को लगा कि शायद यहाँ बारिश नहीं होती है, इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ बारिश जो है वो एक सुखद संयोग है, एक घटना है। स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? देखिए, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से अनेक आधार पर भिन्न है। पहली बात तो ये कि मान लीजिए अगर हम लोग उत्तराखंड और स्पीति को जोड़े, उत्तराखंड में हरियाली है, वहाँ खेती बाड़ी के लिए भी ज़मीन उपलब्ध है। लेकिन अगर हम लोग स्पीति के साथ उत्तराखंड की तुलना कर ले तो बहुत अंतर है। क्यों? क्योंकि स्पीति की जो पहाड़ है वो नंगी है, वीरान है। यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं हैं और यहाँ ठंड बहुत है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर पहाड़ों की ऊंचाई 13,000 फीट से लेकर 21,000 फीट तक है, जो बहुत ही ज़्यादा है। दूसरी बात ये कि अन्य पर्वतीय इलाकों में तरह तरह के फसल उगाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल जौ, गेहूँ, मटर, सरसों यही उगाए जाते हैं। दूसरी बात ये कि अन्य पर्वतीय स्थलों में तापमात्रा या तापमान उतना नीचे नहीं जाता, लेकिन यहाँ तो इतनी ठंड पड़ती है कि नदी नाले तक जम जाते हैं। दूसरे पर्वतीय इलाकों में परिवहन के साधन उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर परिवहन के कुछ साधन उपलब्ध ही नहीं है क्योंकि यह संपूर्ण रूप से पथरीला और ऊंचे दर्रों वाला पहाड़ी इलाका है। स्पीति में प्रति किलोमीटर 4 व्यक्ति रहते हैं और अगर हम लोग तुलनात्मक अध्ययन और दूसरे राज्यों से करें जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर ये जो प्रति व्यक्ति 1 किलोमीटर ज़्यादा लोग रहते हैं। तो इस आधार पर स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पाठ का टेक्स्ट और इस पाठ के प्रश्नोत्तर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।